देखो, आज हमें कुछ टर्म सीखना है, जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि फेराडे ने बताया था, 3 तरह के मेनली, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एच क्या है। एच से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मैग्नेटाइजिंग फोर्स को या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो ये क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की एबिलिटी है। क्या है एबिलिटी? टू मैग्नेटाइज ए स्पेसिमेन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी स्पेसिमेन रखा, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो उसको कितना एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज करने की क्षमता है मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो उसी को हमने डिफाइन किया है, द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल और स्पेसिमेन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं, एक्चुअल में देखो, जब हम टॉरॉयड सीखा था, क्या सीखा था? B इक्वल टू क्या था? म्यू एन आई। यदि मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं हो तो म्यू लिखते थे, एयर वैक्यूम में म्यू नोट लिखते थे। तो यहाँ पे एन आई जो है, दिस इज एच, तो B इक्वल टू म्यू एच, तो H विल बी B बाय म्यू। ये होता है H, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। H B बाय म्यू के बराबर होता है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी H को कैसे बताएंगे? मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग राउंड यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइडल सोलेनोइड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक इंडक्शन B इन द सोलेनोइड। मतलब ये B बाय म्यू जो है, दिस इज H, जो किसके बराबर हुआ? Ni के बराबर हुआ। N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I है करंट इन एम्पियर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। और सीजीएस यूनिट ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से उनको ऑनर देने के लिए ऑर्स्टेड होता है सीजीएस यूनिट। किसका? H का। तो 1 ऑर्स्टेड इक्वल टू 80 एम्पियर पर मीटर। तो हमें इसके बारे में सिर्फ इतना सीखना है। यदि मान लो कोई मीडियम नहीं होता, एयर या वैक्यूम की बात करते, तो हम क्या लिखते? B इक्वल टू म्यू नोट एन आई। यहां B नोट लिख दो, तो म्यू नोट H, B नोट बाय म्यू नोट, या B नोट नहीं लिखना है तो B लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ, सेकेंड टर्म जो हमें सीखना है वो बता रहा हूं। देखो, इसको क्या कहते हैं? जैसे हमने सीखा था मैग्नेटाइजिंग फोर्स, कैपिटल H, अभी जस्ट इससे पहले वही सीखा था। वो क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज ए स्पेसिमेन। किसी भी स्पेसिमेन को, किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की क्षमता किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की होती है H। ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यह इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल और मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को रखते हैं, तो ये सब्सटेंस की क्षमता है कि कितना एक्सटेंट तक ये मैग्नेटाइज हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, फर्स्ट वाला टीचर की एबिलिटी थी कि स्टूडेंट को कितना एक्सटेंट तक नॉलेज दे सकता है, और सेकेंड अभी जो ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये स्टूडेंट की एबिलिटी है कि कितना एक्सटेंट तक वो मिश्रा सर से सीख सकता है जब हमारे पास रहेगा। तो वही है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू गेट मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसको मैथमेटिकली हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कोई स्पेसिमेन है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? मान लो मैग्नेट है तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? M है पोल स्ट्रेंथ, L होता है 12, A है मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो
m इंटू 12 हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू टोटल लेंथ, ये कट गया। तो हम इसको और कह सकते हैं पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन। तो इट कैन ऑल्सो बी defined as the magnetic pole strength, या पोल स्ट्रेंथ मतलब ही होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, जो भी हमने सब्सटेंस लिया है। तो इसका ऑब्वियसली यूनिट क्या हो जाएगा, देख लो, पोल स्ट्रेंथ होता है एम्पियर मीटर बाय मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, यदि हम डायमेंशन लिखना चाहें तो m0 L-1 T0 A1। सेम डायमेंशन किसका होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स का भी यही होगा, m0 L-1 T0 A1। ठीक है, तो इतनी सी बात हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में सीखनी है। ठीक है, तो ये देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी थी कि कितना एक्सटेंट तक किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है। दूसरा था आई कैपिटल, हमने लिखा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, स्पेसिमेन को जब भी हम रखेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज होने की क्षमता है इसकी, उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। थर्ड जो कंसेप्ट है पढ़ना हमें, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो काई नीचे एम लिखते हैं, इसको वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल भी बोलते हैं, स्पेसिमेन भी बोलते हैं, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। ये एक्चुअल में क्या होता है, हाउ इजीली अ स्पेसिमेन इज मैग्नेटाइज्ड। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट होता है जो बहुत आसानी से सीख लेता है, तो कितनी आसानी से सीखना, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पे सीखने वाली बात नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की बात है। तो कोई भी सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज्ड हो जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये I बाय एच, ये क्या होता है, I डिवाइडेड बाय एच के बराबर होता है। तो काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसलिए नो यूनिट, कोई भी इसका यूनिट नहीं होता, नो डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अब देखो इसको हमने डिफाइन किया, इट इज ए प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस हाउ इजीली अ स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फिर सेकेंड, it is defined as the ratio of the intensity of magnetization induced in the material to the magnetizing force applied on it। इस दोनों के रेशियो ऊपर में लिखा है मैंने, I बाय एच को कहते हैं काई एम। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी भी बोलते हैं, इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर कट गया, नो यूनिट, नो डायमेंशन। ठीक है, ये थर्ड कंसेप्ट था। अब फोर्थ करेंगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये क्या होता है, तो देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, बायट-सेबार्ट लॉ में B इक्वल टू म्यू बाय 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वहाँ जो म्यू लिखा था, जो म्यू नोट इंटू म्यू आर के बराबर होता था, उसे ही कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। वही चीज़ है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। याद करो बायट-सेबार्ट लॉ में DB इक्वल टू म्यू बाय 4 यदि कोई मीडियम हो तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही सीखा था। हम इसी की बात करते हैं जिसको हमने लिखा था म्यू इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर। इसकी वैल्यू फिक्स होती थी 4 इंटू 10⁻⁷ SI में, म्यू आर था रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी। तो ये क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? कहता है व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड इनसाइड द material to that of intensity of magnetizing field is called
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी बी म्यू इक्वल टू बी बाय एच, अभी हमने पढ़ा था, तो बी इक्वल टू म्यू एच। तो एक तो इसके टर्म हम डिफाइन करते हैं, और वैसे इसका मीनिंग क्या होता है वो सेकेंड लाइन में मैंने लिखा है। इट मेजर्स द डिग्री टू विच मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड बाय द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या फिर इसे भी आसान लैंग्वेज आप ये सीख सकते हैं, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू इट। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ या पेनिट्रेट या परमिएट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, उसको कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट होती है H/m, मतलब हेनरी पर मीटर, और वेबर पर एम्पियर पर मीटर या टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका डायमेंशन क्या होता है? mL/T-2 A-2। इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखना। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन इसका और ससेप्टिबिलिटी का। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी का रिलेशन से पहले एक टर्म और सीख लो, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये क्या होता है? जैसे ये म्यू आर होता है, या तो म्यू बाय म्यू नोट, म्यू क्या हो गया? म्यू हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ये हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसके रेशियो को हम म्यू आर बोलते हैं, या टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन एयर। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी को डिफाइन किया गया इस तरीके से, फर्स्ट वाला इस तरीके से डिफाइन है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड, टोटल फील्ड हो गया बी इनसाइड द मटेरियल टू दैट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड दैट वुड बी प्रेजेंट इन वैक्यूम, इसका रेशियो होता है म्यू आर। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या फिर म्यू बाय म्यू नोट, इसको लिखते हैं इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस, मतलब it is the ratio of magnetic permeability of medium to magnetic permeability of free space। तो म्यू बाय म्यू नोट को भी बोलते हैं म्यू आर, बी बाय बी नोट को भी बोलते हैं म्यू आर। तो इसमें देखो दोनों की यूनिट सेम है, इसलिए क्या होगा इसका? नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ध्यान रखना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या कहता है? जब हम किसी भी स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टोटल होती है, रिजल्टेंट होती है किसका किसका? एक तो कितना से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, तो कितना हमने अप्लाई किया। तो देखो यहाँ पे व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, किसके लिए? फॉर इट्स मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन करने के लिए। तो फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल इज द रिजल्टेंट ऑफ बी नोट एंड बी आई। बी नोट क्या है? बी नोट है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अब बी आई है इंड्यूस्ड फील्ड। तो हम जानते हैं B इक्वल टू क्या होता है? म्यू एच। अब बी नोट क्या होता है? म्यू नोट एच। अब बी आई क्या होता है? इंड्यूस्ड म्यू नोट आई, आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सबका वैल्यू यहाँ डाल दो, तो म्यू एच इक्वल टू म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई, आई है कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और म्यू एच, म्यू नोट एच कॉमन ले लो, तो 1 प्लस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय एच, एच से एच कैंसिल, म्यू बाय म्यू नोट इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाय एच, म्यू नोट म्यू आर बाय म्यू नोट, चूंकि म्यू इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ये कट गया, और म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। ये रिलेशन है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी
और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में देख लो, म्यू एच हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नोट एच हो गया म्यू नोट की वैल्यू, और बी आई इंड्यूस होता है म्यू नोट आई, म्यू नोट एच कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे म्यू नोट आई बाय म्यू नोट एच दैट इज आई बाय एच। आई बाय एच क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी के बराबर। म्यू होता है म्यू नोट म्यू आर, तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। यही रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना था, ठीक है। फैराडे ने क्या किया, सब्सटेंस सबको डिफरेंट पार्ट्स में बांटा। तो उन्होंने क्या कहा, मैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से उन्होंने फैराडे ने 3 पार्ट में सब्सटेंस को बांटा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना फील्ड होते हैं, पेयर में होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में पेयर में होते हैं, अनपेयर्ड नहीं होते, पेयर्ड में होते हैं। और ऐसा लगभग सारा एलिमेंट है जिसमें कि पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक सब एलिमेंट का हो गया, लगभग सारे एटम्स का हो गया। कौन? डायमैग्नेटिक। तो इसमें क्या होता है, द मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आर दोज इन विच द इंडिविजुअल, चाहे एटम्स की बात करो, मॉलिक्यूल्स की बात करो या आयंस की बात करो, डू नॉट पोसेस नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ देयर ओन। कैसे हो सकता है? अब मान लो एक इस स्पिनिंग में है, दूसरा इस स्पिनिंग में है, तो बताओ नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसका अपना डायपोल मोमेंट नहीं होता। जब भी इस सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फीबली मैग्नेटाइज्ड होता है, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। या फिर ये कहें कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था वो बाहर निकलना शुरू होता, मतलब फीबली मैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ये एग्जाम्पल कुछ है इसके, जैसे वाटर हो गया इसका एग्जाम्पल, गोल्ड हो गया, लेड हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। वैसे डायमेट्रिक प्रॉपर्टी लगभग सारे मटेरियल में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखो, इसके रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेस देन 1 होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव होती है और बहुत कम वैल्यू होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी नेगेटिव और वेरी स्मॉल। ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं करता, इसलिए क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता। कौन? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हम कम से कम इतना पॉइंट्स तो ध्यान में रखेंगे, बाकी एनसीईआरटी के टेबल को याद करेंगे। दूसरा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं, जस्ट अपोजिट होता है। जो हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला उसका अपोजिट। इसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं, चाहे बेशक वो कम संख्या में हो, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा किसी ऑर्बिटल के अंदर तो क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि उसको कैंसिल करने वाला तो अपोजिट स्पिन है नहीं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच द इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस पोसेस नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन, अपना होता है इसमें। जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज्ड होगा फीबली, लेकिन किधर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। एग्जांपल देख लो, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, सोडियम एक्सेट्रा। देखो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, क्रोमियम में भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, सब में होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका अपना होता है। म्यू आर की वैल्यू मोर देन 1 होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव, मतलब ये मैग्नेटाइज हो जाता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं इसको, तो स्मॉल होता है। ससेप्टिबिलिटी आसानी से मैग्नेटाइज होता है, इसलिए वैल्यू तो कम है, लेकिन पॉजिटिव मतलब हुआ मैग्नेटाइज होने में सुविधा होती है, इसको आसानी से हो जाता है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है क्यूरी लॉ के हिसाब से, और ये क्यूरी लॉ को ओबे करता है। तो इतनी सी बातें हमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए पढ़ना है। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। थर्ड मटेरियल जो हमने सीखा क्या, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक की तरह होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसका नेट डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है, उससे किससे, पैरामैग्नेटिक से ज्यादा होता है। इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी वेरी हाई, मोर देन 1 होती है। काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी क्या होती है,
हाईली पॉजिटिव होती है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव एंड हाई होता है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यूरी लॉ ओबे करता है, और क्यूरी टेम्परेचर पे ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे। अब इसको ध्यान से देखो, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच द इंडिविजुअल एटम्स, एक जैसा डेफिनेशन तीनों का है, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, पोसेस नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन बट ग्रेट एक्सटेंट when such substances are placed in an external magnetizing field they get strongly magnetized in the direction of magnetizing field। जैसे फेमस एग्जांपल पता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे इसके अंदर आते हैं। म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हाई और पॉजिटिव, काई एम हाईली पॉजिटिव, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओबे क्यूरी लॉ, and at Curie temperature they are turned to paramagnetic substance। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने 3 सब्सटेंस के बारे में सीखा, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें सिंपल सी बात है, यदि आपको कोई सब्सटेंस दे दिया, जैसे मान लो कह दिया जो ये यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर हमने एक लिक्विड डाल दिया है, मैंने यूट्यूब के अंदर एक लिक्विड डाल दिया, आपसे पूछा जाएगा कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। क्या क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे अप्लाई किया तो देखते हैं डिप्रेस हो गया, नीचे चला गया। डिप्रेस जैसे लिक्विड हुआ तो कैसा सब्सटेंस होगा? ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यदि ये ऊपर चला जाएगा मतलब अट्रैक्ट हुआ तो क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसी तरह यदि मान लो एक चाइना डिश में हमने सब्सटेंस रखा, इसके अंदर में हमने सब्सटेंस रखा, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मान लो नॉर्थ पोल, मान लो 2 साइड से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। देखते हैं ये फील्ड के तरफ यदि जमा हो जाए, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि अट्रैक्ट हुआ। यदि फील्ड से दूर चला जाए, जैसे फील्ड यहाँ अप्लाई किया और ये भाग के इधर बीच में चला गया, इसको कहेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? ये 3 बातें याद रखती। अब टेबल याद कर लेना है एनसीईआरटी से, तीनों का डिफरेंस। जैसे हमने अभी कहा था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, हमने कहा था डज नॉट ओबे क्यूरी लॉ, हमने कहा था पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ओबे क्यूरी लॉ। तो आखिर हमें ये पता तो होना चाहिए क्यूरी लॉ है क्या। तो क्यूरी लॉ क्या कहता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दोनों कंबाइन करो, आई प्रोपोर्शनल बी बाई टी। अब देखो एज बी प्रोपोर्शनल एच, तो डाल दो आई प्रोपोर्शनल एच बाई टी, आई बाई एच प्रोपोर्शनल 1 बाई टी। आई बाई एच क्या होता है? काई, इसको हम लिखेंगे काई एम प्रोपोर्शनल 1 बाई टी, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू सी बाई टी। टी इज टेम्परेचर, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी inversely proportional to temperature. Here C is a constant, it is called Curie constant. This is called Curie constant. यही है क्यूरी लॉ। तो काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। क्लियर? ध्यान रखना क्यूरी लॉ। अब देखो अभी हमने जैसे पढ़ा था इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस काई क्या होता था? टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता था। काई एम डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, उसका ये ग्राफ काई एम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। चूंकि ये क्या होता है काई एम डायमैग्नेटिक है निगेटिव, इसलिए नीचे से पैरेलल लाइन दिखाते हैं टेम्परेचर के पैरेलल। इसमें पॉजिटिव होता है इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से घटता जाएगा काई एम, इसलिए इस तरह से ग्राफ है। ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ग्राफ। और एक ग्राफ हमने बताया आई और एच के बीच में। आई क्या है?
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये है, ये ग्राफ है पैरामैग्नेटिक का और ये ग्राफ है फेरोमैग्नेटिक का। तो इस तीनों ग्राफ को ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज गिवन 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। वे मतलब इसकी मास कितनी है? 66 ग्राम, 66 इंटू 10⁻³ kg, किलोग्राम, ऐसा में लिया हमने। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द मैग्नेट इज, डेंसिटी कितनी है इसकी? 7500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कहता है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है हमारे पास? 2.5 होल डिवाइडेड बाय मास कितना है? 66 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज गिवन 7500। कैलकुलेट करो, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7500 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 10⁻³। तो -3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? पॉजिटिव 10⁻³ हो गया। एक डेसिमल का 10 हो गया, एक 10 से 0 गया, ठीक है। 25 3 253 जा, 3 से काटो 22। तो ये हो गया 625 इंटू 10⁻⁴ बाई 22, 11 3 1 2.5, 11 2 जा 22, 9 8 88 0.4 इंटू 10⁻⁴, या फिर कहेंगे 2.84 इंटू 10⁵, ये हो गया इसका वैल्यू एम्पियर पर मीटर। ये होता था ना, एम्पियर पर मीटर। ये है इसका आंसर। एक क्वेश्चन और करता हूं मैं नेक्स्ट इस पे। कितना अच्छा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है सोलेनॉइड ऑफ 500 टर्न्स पर मीटर, यानी आई हैव गिवन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 500 टर्न्स पर मीटर, कैरिंग करंट, करंट की वैल्यू दिया हुआ है 3 एम्पियर, मेड अप ऑफ आयरन व्हिच हैज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μr इक्वल टू 5000। डिटरमाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है? H इक्वल टू Ni। N कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स, पॉइंट लेंथ 500, करंट कितना है? 3, 1500 एम्पियर पर मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स, पॉइंट लेंथ, ठीक है। और दूसरा क्या पूछ रहा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो देखो काई m 1 प्लस काई m इक्वल टू μr, काई m इक्वल टू μr माइनस 1। μr कितना हमारे पास? 5000 माइनस 1 दैट इज 4999। दिस इज काई m। काई m इक्वल टू I बाई h, दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू काई m इंटू h। काई m है 4999 इंटू h की वैल्यू हमने निकाला है 1500। दिस इज द आंसर, एम्पियर पर मीटर। और तीसरा पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये सेकेंड वाला पोर्शन हो गया। और थर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा? μh μ0 μr इंटू h। तो μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और μr की वैल्यू कितनी है? हमने अभी निकाला है 4999। h की वैल्यू 1500 टेस्ला। दिस इज द आंसर। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है।